पाठ के चौथे भाग में हम महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था से पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उनकी शाखाएं थीं, पर उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन हैं या उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं और ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संघ बनाते हैं। उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुनियादी है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे और दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईसा पूर्व 487 दी। यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को बैसाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म बैसाख मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी तिथि को उन्हें बौद्ध प्राप्त हुआ था और अंत में उनका निर्वाण यानी मृत्यु इसी तिथि को हुआ था। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थ पर हमला करने का साहस था। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए की तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति बार बार चेतावनी दी, फिर भी उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी। ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। यहाँ पर संघ व्यवस्था जो लिखी गई है, इसका अर्थ ये है कि जब बुद्ध भगवान बौद्ध भिक्षुक बन के आए, उन्होंने अपने घर के लोगों से भी भिक्षा ली और जब वो सन्यासी बन गए तो उन्होंने अपना एक अलग धर्म चलाया। ये धर्म जो था सभी के लिए समान था, इसमें जाति का कोई भेदभाव नहीं था और इस धर्म को अपनाने के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से अपनाने के लिए उन्होंने लोगों का आह्वान किया। तो जो लोग आकर बुद्ध के धर्म को अपनाएं, उन्हें जहाँ रखा जाता था या उनके समूह को संघ का नाम दिया गया। तो उनके संघ व्यवस्था में उन्होंने जाति भात को कोई स्थान नहीं दिया। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ है। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म में विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है, तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में। बौद्ध धर्म ने
जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गो कि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। अब हम बुद्ध की शिक्षा को देखेंगे। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है, सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। जो जिस कर्म का हुआ, प्रकृति ने उसे उस जाति का बनाया। अर्थात अगर किसी को लकड़ी का काम करने में अच्छा लगता है तो उसकी जाति लकड़ी का काम करने वाले यानी बढ़ई की होगी। अगर उसी के परिवार में उसके किसी बच्चे को ज्ञान अर्जन करने में मन लगता है तो उसकी स्वभाव की जाति शरीर की नहीं होती है। जाति हमारे हाथ पैर की नहीं होती है, जाति हमारे स्वभाव की होती है। तो अगर उसके घर के किसी बच्चे को विद्या अर्जन और दान करने में मन लगता है तो उसके स्वभाव, उसके काम की जाति ब्राह्मण की हो गई। इस तरह जाति कर्म स्वभाव पर होनी चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। अगर आज भी हमारे समाज में इस आधार पर, स्वभाव और गुण के आधार पर लोगों को सम्मान दिया जाए तो अधिक अच्छे फल प्राप्त होंगे। कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुंच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं, पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर में कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण के इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली
और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चीर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया गया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो आए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है। भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उस समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है। साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रखता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियां, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। इस तरह हमने देखा बच्चों कि चाणक्य का लिखा हुआ जो अर्थशास्त्र किताब है वो उस समय का एक आईना है जो सब कुछ दिखाता है। और चाणक्य के इस किताब में 2 बहुत ही अति आधुनिक विषय का भी समावेश है। वो है विधवा विवाह और
तलाक। अगर संबंध अच्छे न हो तो अलग हो जाना उचित है। और हमारी समाज में, चूंकि आप लोग जानते हैं हिंदू समाज में या किसी भी भारतीय समाज में अभी भी ये प्रथा चल रही है कि बाल विवाह होता है। 18 की उम्र के पहले जब बच्चों का विवाह हो जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। और बाल विवाह होने के कारण कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटती हैं, जिसमें सबसे अधिक दंड स्त्रियों को मिलता है, लड़कियों को मिलता है, क्योंकि अपने समाज में यानी हिंदू समाज में पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है। चाणक्य में इस बात की उल्लेख की गई है, चाणक्य ने लिखा है और विधवा विवाह को मान्यता भी दी है। इसका मतलब चाणक्य अपने समाज को अति आधुनिक बनाकर रखे थे। उन्होंने अपने समाज में उन सभी बुराइयों पर तीखी नज़र रखी और कड़े रूप से उसको अपने समाज से निकाल बाहर किया, जो उनके समाज के लिए उचित नहीं है। आज भी विधवा विवाह के पक्ष में बहुत सारे समाज के लोग नहीं होते हैं, किंतु ये ईसा पूर्व की बात है और उस समय ये थी। अर्थात भारत में प्राचीन राज्य जो थे वो अपने आज के राज्य से कहीं अधिक आधुनिक थे, कहीं अधिक विचार संपन्न थे। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद उसे अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सामाजिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह पर बिठा दे। तो ये जो हमने देखा कि अगर राजा अनीति कर रहा है और जनता उसे उतार कर किसी और को गद्दी पर बिठा दे, तो ये गणतंत्र राज्य में होता है। गणतंत्र यहाँ गण यानी जनता, जहाँ पर जनता का तंत्र हो, जनता द्वारा चुने गए लोग जहाँ गद्दी पर बिठाए जाते हों, उसे गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। और भारत में ये ईसा पूर्व पहले ही चल रही थी, जो कि बहुत बाद में डेमोक्रेसी के रूप में अमेरिका में आया। और आज डेमोक्रेसी का जो जन्म है वो बताते हैं कि अमेरिका में हुआ, नहीं, हमारे यहाँ प्राचीन काल में ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इसके कई सारे सबूत हैं और ये सफल रूप से चल रही थी। तो डेमोक्रेसी यानी गणतंत्रात्मकता का जन्म भारत में हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया था और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भाग में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे सूचना देते रहे। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोकहित के लिए अवश्य काम करेगा। खुद कट्टर बौद्ध धर्म होने पर भी उसने दूसरे धर्मों को बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा विदेशी
कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है जो पारसी पोलस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्ति कला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती है। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो गई। एल.जी. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में जिनसे इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। बोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो इस तरह बच्चों ये पाठ खत्म हो गई। आप लोग एक बार पूरे पाठ को पढ़ लेंगे जिससे कि अच्छे तरीके से आपको सिंधु घाटी सभ्यता पाठ समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।